अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया इसलिए जाता है ताकि बिजनेस की जो मैनेजमेंट है या फिर जो ओनर्स है या फिर दूसरे जो पार्टीज है वो बिजनेस को अच्छे से समझ सके, कंपनी के बारे में जान सके। तो कंपनी को जानने के लिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है, जैसे बैलेंस शीट तैयार हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार होता है, तो उनको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, कोई सारे एक्स्ट्रा अकाउंट तैयार किए जाते हैं जिससे रिजल्ट निकाला जाता है। उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही फ्यूचर प्लानिंग होती है। जैसे कोई मैनेजमेंट है, एमडी बैठे हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए है, उनको प्लानिंग तैयार करना है, तो उनको जानना है कि पिछले साल हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ कमियां रह गई, किस किस को चीज को ज्यादा सुधारने की जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग। तो उन सब चीजों के लिए वो लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग तरह की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे आरओआई कितना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो पैसा लगा उसका रिटर्न कितना मिला, डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना हुआ, कंपेयर करेंगे कि पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल हमारा क्या रिजल्ट रहा, हमारे कैपिटल के कंपेरिजन में एसेट्स कितना है, एसेट्स के कंपेरिजन में लायबिलिटी कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, सेल्स के कंपेरिजन में प्रॉफिट कितना हुआ। हर एक चीज को डिटेल से बैठ के समझा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फीचर से रिलेटेड जो पॉलिसीज है, जो भी एक्शन लेना है, उन सबको किया जाता है। तो बाय द मैनेजमेंट, बाय द यूजर जो भी एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको बोला जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है ये, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, आज हम कंप्लीट मीनिंग को पढ़ेंगे, उसकी कंप्लीट थ्योरी को समझ जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर थ्योरी ही है जिसको समझना है, और कुछ एनालाइज टूल्स के बारे में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ गए, लेकिन उसका एनालाइज करना क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेक द डिसीजन रिकॉर्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको डीपली स्टडी करना, उसको बिजनेस के अकॉर्डिंग समझना, और उसको बाद में इंटरप्रेट करने की इस पूरी प्रोसेस को वो एनालाइज करना बोलते हैं। इट इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्ट्स। ये एक्चुअली में क्या है, स्टडी करना बोलते हैं। जो हमारे पास फाइनेंशियल फैक्ट्स गिवन है, जो फिगर्स गिवन है, उसको टैली करना, उसको जो डिसीजन के साथ मेयर करना, और ये बताना कि किस तरह से हम अपने बिजनेस की इफिशियंसी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड्स द बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर दो वर्ड होता है, एक तो एनालाइज करना, जिसका मतलब होता है कि सिंपलीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा बाय मेथोडिकल क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग करके, क्लासिफाई करके, उसको अलग अलग वर्गों में बांट के, कैलकुलेशन करके उसको क्या करना, समझना। और दूसरा वर्ड इसमें यूज होता है इंटरप्रिटेशन, मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डेटा। जो भी डेटा अवेलेबल है हमारे सामने, जो भी कैलकुलेशन है, उसका एनालाइज करके उनको सिग्निफाई करना, एक्सप्लेन करना कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। तो तमाम बातें जो कैलकुलेशन से बेस्ड है उसको हम बोलते हैं एनालिसिस, और उसको रिप्रेजेंट करने पर बेस्ड है उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, और इसी के प्रोसेस को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ जजमेंटल प्रोसेस which aim to estimate the current and past financial position। ये एक ऐसा जजमेंट प्रोसेस होता है जहां पर ये जो आज की सिचुएशन है, पास्ट की सिचुएशन को आपस में कंपेयर किया जाता है, और इसी के थ्रू फ्यूचर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस इन्वॉल्व टू स्टैब्लिशमेंट रिलेशनशिप एंड थ्रो लाइट ऑन द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस। इससे ये पता चलता है कि बिजनेस की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, क्योंकि हर एक चीज में कोई ना कोई कमियां होती हैं, और साथ साथ उसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बिजनेस में सबसे अच्छा क्या है, हम जो ऑपरेट चला रहे हैं, हमारा सेलिंग पोजीशन अच्छा है, या हमारी मार्केटिंग अच्छी है, हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, इन सब चीजों के बारे में देखा जाता है। और इसको तभी समझा जा सकता है जब हम किस पे जाएंगे, फोकस करेंगे, फाइनेंशियल। यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग द कंपेरिजन विद द अदर फर्म्स। इससे हम दूसरे फर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मिलते जुलते। अगर हमारी मोबाइल कंपनी है तो हम दूसरे मोबाइल कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उनका क्या रिटर्न रहा है, उनकी प्रोसेस कितनी है, उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। इन सब बातों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डीपली समझने के बाद ही स्टडी कर सकते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का सिग्निफिकेंस क्या है, फायदा क्या है। जब भी हम बात करते हैं बिजनेस से जुड़े हुए, कंपनी से जुड़े हुए बहुत सारी पार्टी है,
कुछ एक्सटर्नल पार्टीज है, कुछ इंटरनल पार्टी है। इंटरनल की बात करते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ओनर है, एमडी है, सीईओ है, ठीक है ना। ये सब इंटरनल है, मैनेजर्स वगैरह, जिनको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए होती है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल यूजर्स है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है ना, आपका लेंडर्स हो गए जैसे बैंक वगैरह, गवर्नमेंट है या टैक्स डिपार्टमेंट है, सेबी है, उनको भी कंपनी के बारे में कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए होती है। तो ये सब लोग कंपनी के उस रिपोर्ट को लेके एनालाइज करते हैं अपने अपने लेवल पर। तो ऐसे में बात करते हैं इसका फायदा क्या है। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल, किस किस के लिए यूजफुल है। नंबर वन, फाइनेंस मैनेजर के लिए, ताकि फाइनेंस की कंप्लीट पोजीशन को, फाइनेंशियल इफिशिएंसी को, इनएफिशिएंसी को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को पूरी तरह से समझ सके, जहां जरूरत है उसके हिसाब से उसको मैनेज कर सके, रेशियो बना सके किस किस सेक्टर को कितना कितना देना है। फिर टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही वो है जो बिजनेस के फ्यूचर से रिलेटेड प्लान तैयार करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ ज़्यादा पैसे लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने। तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को फाइनेंशियल एनालिसिस करने की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स, जो उधार देने वाले लोग हैं, जो हमें उधार में माल सप्लाई करते हैं, चाहे रॉ मटेरियल सप्लाई करे या दूसरे प्रोडक्ट सप्लाई करे, उनको भी हमारे, क्योंकि जब तक वो हमारी एबिलिटी को नहीं समझेंगे तब तक वो हमें उधार नहीं देंगे, क्योंकि उधार देंगे मतलब हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा। भाई हमारी पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं तो हमें उधार क्यों देंगे। नेक्स्ट है लेंडर्स, जो हमें कर्जा देते हैं। इन्वेस्टर, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे, चाहे शेयर में लगाए, डिबेंचर लगाए, बॉन्ड में लगाए, या लेबर यूनियन, जो लेबर हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी तो देखते हैं कि भाई वहां पर मैं काम करने जा रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल पाएगी नहीं मिलेगी, मेरा ग्रोथ होगा या नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग हैं, जो इकोनॉमिक्स है, गवर्नमेंट है, रिसर्चर्स है, जो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी पार्टी है जिनको एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है कंपनी की रिगार्डिंग। ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, फायदा क्या है। इससे क्या होता है, किसी बिजनेस को करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिजनेस के बारे में पता चलता है कि बिजनेस की अभी सिचुएशन क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। इससे रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, इससे अलग अलग कंपोनेंट के बारे में पता चलता है। एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, एसेट्स के कंपेरिजन में लायबिलिटी कितना है, लायबिलिटी कंपेरिजन में कैपिटल कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितना है। इन सब चीजों के बारे में डीपली पता चलता है। टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी बदल रही है, पिछले साल का इस साल के कंपेरिजन करेंगे, अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो उसके पीछे कौन से फैक्टर ने काम किया, अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो प्रॉफिट कम हुआ, किस चीज में कमी रह गई, हर एक चीज के बारे में डीपली जानकारी मिलती है। टू जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रिपे द डेप्ट, इससे ये जानकारी मिलता है कि अगर हम उधार लेंगे तो क्या फ्यूचर में जाके उधार को हम चुका पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एबिलिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेप्ट का मतलब ये होता है कि हम ऐसे नहीं मुंह उठा के उधार ले लिए, नहीं, सामने वाला उधार देगा तो पहले जानना चाहेगा कि क्या हमारे अंदर रीपेबल की फैसिलिटी है या नहीं है, नहीं है तो उधार थोड़ा ना देगा। तो इन सब चीजों के लिए एनालाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नाउ टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, तो एनालाइज, जैसे कि मैंने कहा, एनालाइज का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, डीपली देखना, रेशियो निकालना। तो उसमें कौन कौन से टूल्स, कई सारे टूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ईयर टू ईयर कंपेयर किया जाता है, या फिर कंपनी टू कंपनी कंपेयर किया जाता है, जिसमें 2 सालों के बीच में या 2 कंपनी के बीच में जो डेटा है उसको एनालाइज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में हमारे पास एसेट्स था 5 लाख, अब 2025 में एसेट्स हो गया 6 लाख, मतलब साफ है 1 लाख का एसेट्स बढ़ गया, मतलब कितना, 20% का एसेट्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये कंपेयर करना कम किया जाता है कि पिछले साल कितना था, इस साल कितना हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो कितना परसेंट हुआ। और इस एनालाइज को, कॉम्परेटिव एनालाइज को हॉरिजॉन्टल एनालाइज के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हम ट्रेंड एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ईयर टू ईयर ट्रेंड वाइज एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सेंस स्टेटमेंट। कॉमन सेंस स्टेट बताता है कि एक ही साल में एक ही स्टेटमेंट के जो वेरियस आइटम्स को आपस में किस तरह से एनालाइज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लायबिलिटी है, एसेट्स है, लायबिलिटी के टोटल को देखा जाता है, कैपिटल कितना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है,
कितने परसेंट बैठ रहा है इसको, और इसको वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर टोटल से उसके वेरियस आइटम को डीपली स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या है, जैसे कि मैंने अभी कहा, किसी भी चीज को लगातार ईयर टू ईयर कंपेयर करना, ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का ही एक हिस्सा है। रेशियो एनालिसिस, यहाँ पर हर एक आइटम को डिटेल के साथ उसको रेशियो में रैशनल रिलेशनशिप निकाला जाता है, अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखा जाता है करंट एसेट्स अगर 10 लाख है और करंट लायबिलिटी अगर हमारे पास 8 लाख है, तो यहाँ पर रेशियो निकाला जाता है भाई करंट रेशियो कितना है। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 10/8। इसका मतलब होता है कि करंट लायबिलिटी के कंपेरिजन में करंट एसेट्स हमारे पास ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1.25:1। तो हमें ये रेशियो निकालना पड़ता है, और ये रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई सारे फॉर्मूले हैं। आपके कोर्स में लगभग 20 से 21 फॉर्मूले दे रखे हैं, जिसको याद करना पड़ेगा। इसके कई कैटेगरी है, इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस की अकाउंटिंग रेशियो में। इसके अलावा कैश फ्लो, कोई भी बिजनेस में सबसे बड़ा फैक्टर होता है कैश का आना और जाना। तो कैश फ्लो स्टेट के अंदर में ये जाना जाता है कि कितना कैश बिजनेस में आया, यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश, और दूसरा ये समझा जाता है कि बिजनेस से कितना कैश बाहर की गया, यानी कि कैश फ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश। ये डिटेल से समझा और पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर इस चैप्टर की जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, कॉम्परेटिव एनालिसिस स्टेटमेंट तैयार करना और कॉमन सेंस स्टेटमेंट तैयार करना, जो कि इस चैप्टर में दे रखा है। कुछ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है थोड़े से, और थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 2-3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 से 4 मार्क्स में एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछने में बिल्कुल भी संकोच न कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप पूछिए, उस डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है, और वादा करता हूं क्लियर जरूर करूंगा। थैंक यू एंड बाय।